ठीक है फिर चलिए साथियों, एक और प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 29 है ना, तो 29 है। तो 29th प्रैक्टिस सेट वंस अगेन बेसिक सवाल रहेंगे। और सबसे पहले सवाल पर हम लोग बात कर लेते हैं आज के, है ना। और पहला बेसिक सवाल है आपके पास, पौथीना पातड़ी नाम नरेण पंडित, है ना। ये एक हमारी पहाड़ी स्थानीय जो है एक कहावत है कि पोथीना पातड़ी नाम नरेण पंडित। पातड़ी समझते हैं आप लोग? पातड़ी, पंडित जी का पातड़ा होता है ना, जन्म कुंडली, वो जो जन्म पातड़ा होता है वो पातड़ा होता है। और पोथी मतलब जो झोला है उनका। तो ना तो व्यक्ति के हाथ में झोला है, ना उसके पास में वो जन्म कुंडली देखते हैं पंडित जी, ना वो जन्म कुंडली है ना। और उसका नाम फिर भी क्या है? नरेण पंडित है। तो भाई पंडित है तो फिर आपकी पातड़ी का और आपकी पोथी कहाँ है? समझ रहे हो? तो इसका सही जो है अर्थ क्या होगा कि नाम के बड़े दर्शन के छोटे। नाम में क्या रखा है? पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है, या पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कि नाम के तो बड़े हैं लेकिन दर्शन क्या है इनके बहुत छोटे हैं। इसी के लिए जैसे नहीं आता कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो जैसे हम लोग ऊंची दुकान फीके पकवान की, भाई दुकान तो ऊंची, नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जो है कुछ भी उस नाम के अनुरूप है नहीं कार्य। तो ऐसे ही स्थानीय भाषा में है पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित, यानी कि नाम के बड़े और दर्शन जो है छोटे। ये सही इसका क्या हो जाएगा। और मैं प्रीवियस कई क्लासेस में ऐसे स्थानीय जो है लोकोक्ति से मुहावरे आप लोगों को करवा चुका हूं, ये भी ध्यान में रखना। दूसरा ये क्वेश्चन बेसिक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? क्योंकि भाई आप जानते हैं कि भाषा हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के भीतर राजभाषा जुड़ी हुई है, तो उनमें ये भी आता है। तो तब आप लोग कहेंगे कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 343 है, इसमें एक लाइन लिखी गई और लाइन क्या है? हिंदी रिटन इन देवनागरी शैल बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। हिंदी जिसे देवनागरी लिपि में जाता है वो क्या होगी? संघ की एक आधिकारिक भाषा होगी। ये कहां लिखा है जी? ये लिखा है आपके अंडर आर्टिकल 343। तो ये 343 की जो है सही लाइन हो जाएगी। राइट, यहां तक की जो है ये बात बिल्कुल कथन जो है सही है। दूसरा हमारे पास में है 343, सॉरी 344। अब अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि संविधान बनने के ठीक 5 साल बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए किसका गठन किया जाएगा? गठन किया जाएगा एक आयोग का। और 10 साल बाद एक और समिति का जो है गठन किया जाएगा, है ना। मानसी अपना ऑफिस में पेपर रखे हुए हैं तो वो ले आओ एक अपने लिए ना, वहां पे वो बैठे होंगे। आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। ठीक है, तो हमने कहा कि अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान बनने के ठीक 5 साल बाद एक आयोग का गठन करवाया जाएगा और 10 साल बाद एक समिति का गठन किया जाएगा। और इसी के बाद हुआ भी तो था, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में हमारा क्या बना था? एक राजभाषा आयोग बना था, है ना। तो उस राजभाषा आयोग ने हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात की थी। फिर 345 की जहां बात करेंगे तो 345 में क्या है? जो राज्य विधानसभाएं हैं उन राज्य विधानसभाओं की आधिकारिक भाषा के बारे में जानकारी है कि कोई भी राज्य चाहे तो किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को अपनी राज्य की आधिकारिक भाषा बना सकता है। जैसे हमारा उत्तराखंड है, हमारी 2 जो है राजभाषाएं हैं, एक हिंदी राजभाषा और 2010 में हम लोगों ने संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया था। तो 2 राजभाषाएं हमारी हो सकती है यहाँ पर। और अनुच्छेद 346 की बात करें तो यहाँ पर है कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, यानी कि यहां पर संचार की भाषा है कि यदि मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कम्युनिकेट करना है तो उसकी भाषा क्या होगी? तो उसकी भाषा रहेगी इंग्लिश। समझना इस बात को। ऐसे ही जो है हमारे पास में मान लीजिए कि 2 राज्यों की भाषाओं की बात करेंगे तो वो भी भाषा कौन सी आएगी? तो वो भाषा आएगी आपकी दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो है संचार होगा, ये उसकी भाषा है। ठीक है ना, मिल गया। ठीक है, तो संचार की भाषा होगी। ये अनुच्छेद किस में है? 346 में है। तो मैंने 43 भी बता दिया, 44 भी बता दिया, 45 भी बता दिया, 46 भी बता दिया, है ना। तो ये आपको चारों ऑप्शंस याद होने चाहिए। बाकी भी हैं इसमें लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का।
तीसरे का राइट आंसर देखते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। अब देखो ज्यादा मुझे को समझना आए, लेकिन जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी कि विकीर्ण दिव्य दाहसी, अब जहां पर ये दाहसी आ गया मतलब यहां तुलना हो रही है। समझो बात को ध्यान से कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, यानी कि यहां पर क्या है, ये सादृश्यवाचक है, ये सादृश्यवाचक है। और जहां पर सादृश्यवाचक हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, यानी कि यहां पर तुलना की जा रही है। तो ये राइट आंसर क्या देगा आपका, उपमा अलंकार देगा। उपमा का अर्थ मैंने कई बार बता रहा है कि जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। एक जो वस्तु है वो थोड़ी तुच्छ वस्तु है, जैसे मुख है ना मानव का, जैसे भाई मेरा आपका हमारा मानव का मुख है, तो हम मुख की तुलना किससे कर लेते हैं, चांद से। अब चांद तो एक बड़ी वस्तु है, मुख एक तुच्छ वस्तु है। तो जब हम किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, जैसे मैंने कई बार बोला है, चांद सा रोशन चेहरा है ना, झील सी नीली आंखें, तो वहां पर क्या है, वहां पर उपमा अलंकार आता है। समझ इस बात को। रूपक क्या था, जहां पर उपमेय और उपमान ये लगभग एक जैसे नजर आए। रूपक मतलब देखो उसके रूप में समानता ही है। और रूपक अलंकार की पहचान कैसे होती है बताओ, इनके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, हाइफन चिन्ह होता है इनके बीच में, जो है ना, जो रूपक अलंकार होता है। और जैसे उदाहरण क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन है ना, कमल चरण बंदो हरिराय, तो कमल चरण इसके बीच में आया है ना, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना। तो यहां पर क्या है आपका कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। श्लेष का मतलब देखो क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी आप यूं समझ लीजिए यहां पर कि कोई एक ऐसा अलंकार जहां पर शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ जो है एक से ज्यादा आ सकते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया है कि वृष भानुजा के दो अर्थ होते हैं, हल धर के जो है दो अर्थ आते हैं। या आप लोगों ने वो सुना होगा कि मोती मानुष चून वाला, पानी गए ना उबरे, है ना, तो मोती मानुष चून, उसमें सब में क्या आ रहा है, श्लेष अलंकार आ रहा है, तो जहां पर चिपका हो। और उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, जहां उपमय में ही उपमान की संभावना प्रकट हो। उपमय में उपमान की संभावना प्रकट जहां हो जाए, ये भी समझ में आता है। याद हमने क्या रखा था इसकी पहचान के चिन्ह, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, मकु, ज्यो, तो ये सारे जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा में आते हैं। बट इसका जो रियल राइट आंसर है दैट इज उपमा अलंकार। और उपमा भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा मतलब जिसमें उपमा के चार अंग हों। चार अंग क्या है उपमा के, उपमय, उपमान, सादृश्यवाचक और साधारण धर्म। ये क्या है पूर्णोपमा। अगर इन चार में से कोई भी एक मिसिंग है तो वह है लुप्तोपमा। और मालोपमा मतलब जहां पर एक उपमय है और उसके जो है कई सारे उपमान हो सकते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है ना, प्रभु राम जी के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार ये उदाहरण दिया है, तो ये आप लोगों ने जो है देखना है ना। चलिए, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए एक लोकोक्ति चुनिए, है ना। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसके लिए एक लोकोक्ति क्या है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यही तो कहते हैं हम लोग कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भाई जिस पर स्वयं भगवान की क्या है दृष्टि है, तो उसको क्या हानि, उसको क्या नुकसान, नहीं कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यानी कि ईश्वर की सहायता है, उस ईश्वर का उसके ऊपर हाथ है, तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जाको राखे साहिया मार सके ना कोई, ये सबसे बेहतरीन हमारे पास उदाहरण होना चाहिए, है ना। बस ये आप लोग समझो इस बात का ना, दीपक तले अंधेरा, ये आप लोग ने सुना है, छोटी मुंह बड़ी बात करना, है ना, कि भाई मैं इतना बड़ा तो हुआ नहीं लेकिन मैं बात। अब देखो हमारे स्थानीय भाषा से जुड़ा हुआ एक शब्द है संटा। तो संटा का मतलब क्या है, संटा बंटा वाला संटा। एक काम करो आप मेरे से पेन संटा दो जरा, संटाना। तो संटा इज लाइक एक्सचेंज करना, अदल बदल करना, कि भाई लो तुम ये काली पेन रख लो और साटे में मुझे क्या दे दो, नीली पेन दे दो, या जो भी आप रेड पेन लिख रहे हो। तो साटा हमारे वहां तो उसी को होता है ना, हमारे वहां नहीं कहते कि भाई साटे जमीन से, है ना। आप जो है 1 लोटा दूध दे दो महीने में, हम साटे में आपको क्या दे देंगे, अपने जो खेत खलिहान में घास है वो काट लो। हमारे गांव में तो ऐसे ही चलता है। तो वो साटा व्यवस्था है कि भाई एक की जगह दूसरा जो है देना, तो मतलब जहां पर वस्तुओं का अदला बदला या एक्सचेंज किया जाता है। तो साटा इज जस्ट लाइक, जैसे पुराने समय में क्या होती थी, बार्टर सिस्टम होती थी ना, तो ये अपने आप में एक बार्टर सिस्टम का उदाहरण है। बार्टर मतलब वस्तु विनिमय, कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु जो है ले लेना, वो हमारे यहाँ साटा कहलाता है। यही तो होता है कि साटे का जो है अदला बदला करना है ना वहां पर। तो ये भी अच्छा सवाल हो सकता है। पांचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छठवें पे आओ थोड़ा जल्दी। विलोम शब्द में कौन सा गलत है,
अच्छा बताओ, अमृत का उल्टा विष होता है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आय का उल्टा व्यय होता है, ठीक है। उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित है, जैसे आजकल आपके साथी बहुत अनुपस्थित हैं, चुनाव में ही शायद घूम रहे हैं। अब अनुज का उल्टा क्या होता है? अनुज मतलब होता है छोटा, और अग्रज मतलब होता है बड़ा। नहीं कहते ये अनुज है, जैसे राम के अनुज लक्ष्मण, ऐसे लक्ष्मण के अग्रज प्रभु राम। तो यानी कि जो है अनुज का उल्टा अग्रज होना चाहिए, न बल्कि अनुजा। अनुजा जैसा क्या शब्द है? कुछ भी नहीं है। तो इसका जो गलत हमें पिक करना था वो ये वाला है। तो 6वीं का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। बेसिक सवाल है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। कुमाऊनी एक शब्द है गात। तो गात का मतलब क्या होता है? ये गात है, गात मत समझना, गात। तो गात का मतलब होता है सद्भावना, ये सद्भाव जो होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सद्भाव। मैंने अगेन कहा ये गात लिखना, हमारे यहाँ गाथ भी बोलते हैं और गौथ भी बोलते हैं। ये एक दाल है, कल को पता चले आपने गौथ कह दी, तो गाथ या गौथ या गहत कहते हैं ना, तो गहत की दाल होती है, खाई आप लोगों ने गहत की दाल? ऑब्वियस बात है, तो वो गहत होता है। कहते हैं कि जिसको किडनी स्टोन होता है उसको गहत का पानी पीना चाहिए। और मेरे से बेहतर कौन ही जानेगा, मेरे को 2 बार हो गया किडनी पे, तो गहत का पानी पीना होता था, है ना। समझो इस बात को। तो गहत गाथ अलग है और ये गात है, गाता, ता का उच्चारण ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 8th पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है भाई, इतना ज्यादा है नहीं, जो टफ होगा उस पर एक्सप्लेन कंप्लीट रहेगी। चयन शब्द में संधि विच्छेद कौन सी है? चय धन अन, चा धन यन, चय धन यन या चय धन अन? चय धन अन। और चयन में बताओ संधि कौन सी है? चय, आय आय आय, तो आई से क्या है? अयादि संधि है। तो इसमें अयादि संधि आएगी। संधियां कुल कितने प्रकार की हैं? सर 3 प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में क्या है? चलो पहले जैसे अयादि हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरी है गुण संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है वृद्धि संधि। तो ये 5 जो है स्वर संधियों के प्रकार होते हैं, और इन्हीं स्वर संधियों में अयादि संधि जो है एक आ जाता है इसमें। अब चय है ना, तो चय में किसकी उच्चारण है? अय की उच्चारण है, अय की उच्चारण है, प्लस जो है इसमें आ है, तो अय धन आ मिलाएंगे तो ये जो है अय बनेगा। पढ़कर देखेंगे ना अय, तो ये क्या बन जाएगा? ये अय बनेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? चय चय चय। और चयन को लिखेंगे हम लोग कैसा? चयन, ठीक है, क्योंकि आ का उच्चारण इसमें आ जाएगा ना, चयन। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख पाओगे, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8th का। बेसिक सवाल, बढ़िया सवाल। यहां आओ जरा, क्योंकि पत्र लेखन से भाई हर बार सवाल पूछता है। उत्तराखंड स्टेट का पैटर्न ही ऐसे बन गया कि पत्र लेखन से सवाल बनेंगे, राइट। पत्र लेखन के सवाल में देखो, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था के द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य के लिए भेजा जाता है या लिखा जाता है, उस पत्र को क्या कहेंगे? अब इसे व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो गाइस ये व्यापारिक पत्र नहीं होगा। ये तो कोई सोचने जैसा विषय ही नहीं है कि जहां पर व्यापार हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, एक व्यवसायी के द्वारा दूसरे व्यवसायी को पत्र लिखा गया है, तो वो पत्र ही क्या होगा? व्यावसायिक होगा। बाकी मैं आपको शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कितनी बार बता चुका हूं कि जब कभी केंद्र सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा अपने किसी शासकीय कार्य के संपादन के लिए पत्र लिखना होता है, जैसे केंद्र ने किसी को लिख दिया, राज्य ने किसी को लिख दिया, दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वहां पर वो सरकारी पत्र होगा क्योंकि सरकार के द्वारा जारी हो रहा है। अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र क्या होगा? अब यहां सरकार को हटा दीजिए, मतलब जब किसी एक अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, एक अधिकारी है दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, कार्यालय की ओर से नहीं, व्यक्तिगत रूप से अगर पत्र लिख पा रहा है तो वो क्या है आपका? ये है हमारे पास में अर्ध सरकारी या फिर अर्ध शासकीय पत्र। और व्यक्तिगत या व्यावसायिक पत्र क्या होगा? जिसके नाम में व्यक्तिगत लिखा हुआ है। जब आप अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो व्यक्तिगत पत्र है। भाई अगर मैं अपनी प्रेमिका को पत्र दूं, है नहीं हालांकि फिलहाल, लेकिन जो है अगर पत्र दूं तो मैं कौन सा दूंगा? व्यावसायिक पत्र लिखूंगा? नहीं ना। या मैं अर्ध सरकारी सरकारी लिखूंगा? नहीं ना। वहां पर तो मेरा व्यावहारिक पत्र जाएगा ना, या मेरा व्यक्तिगत पत्र जाएगा। तो मेरे जो सगे संबंधी हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, परिवार के जो लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको अगर मैं पत्र लिख पा रहा हूं तो वो क्या है आपका? व्यक्तिगत पत्र की लिस्ट में या श्रेणी में जो है आता है। आप ये समझ लीजिएगा। 10th में आओ जल्दी से। 9th का राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी, किरमोई पाख जामन। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किरमोई पाख जामन, जामन है ये, बामन नहीं है। किरमोई पाख जामन, चींटी पंख निकलने पर उड़ने लगती है, कोई है भी नहीं गई। उड़ने को तत्पर रहना, स्वप्न का साकार हो जाना, या फिर विनाश सूचक चिन्ह का प्रकट हो जाना।
कहीं पर जो विपदा जो आपत्ति आ रही है, विनाश जो है आने का जो समय है, तो उसमें हम कहते हैं कि किरमोई पाक जामन, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 10th का राइट आंसर बी लिख लेना। विनाश सूचक जो है एक चिन्ह को प्रकट करना, इसके लिए आता है किरमोई पाक जामन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। चलो कौन कौन से? ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं साधारण, या जिसको सरल वाक्य कहते हैं। पहचान सबको याद है कि सर सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कई दफा। ठीक है, दूसरा जो आता है ये आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? जहां पर एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उससे जुड़े हुए या अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी या कल छुट्टी होगी, तो जो हमने कहा ना कि कल छुट्टी होगी, वो सहायक वाक्य है। मुख्य क्या है? अध्यापक ने कहा, तो अध्यापक ने कहा ये मुख्य वाक्य है, मुख्य उपवाक्य है, और उसके आश्रित उसके ऊपर जो टिका हुआ वाक्य है वो दूसरा है, तो यहां पर मिश्र है। और प्लस पहचान कैसे? इनके बीच में सिंबल होते हैं, जैसे की, तो की सिंबल जो मैंने लगाया ना कि अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो वो की वाला जो है मिश्र वाक्य आएगा। और तीसरा क्या आता है साथियों? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करते? देखो यहां पर क्या होते हैं अक्सर, जैसे और, इसलिए, है ना, या, एवं, ऐसे जो है क्या लगे होते हैं? योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह नहीं कहेंगे, संयोजक जो है इसमें जो है शब्द लिखे होते हैं, संयोजक जो है चिन्ह इसमें लिखे होते हैं। संयोजक अव्यय इससे जुड़े होते हैं, किंतु, पर, और, या, इत्यादि इत्यादि, तो वहां पर क्या आता है आपके पास में? वो आता है संयुक्त वाक्य। तो वाक्य 3 प्रकार के हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। बेसिक अगर पढ़ेंगे तो एक उद्देश्य एक विधेय होता है साधारण में, किसी मुख्य वाक्य पर आश्रित अन्य वाक्य जिसमें आ जाए वो होता है मिश्र, और जहां पर संयोजक अव्यय लगे हों जैसे या, किंतु, और, तथा, है ना, तो वहां पर आते हैं संयुक्त वाक्य। बस यूं आप लोग ध्यान रख लेना। और अगर हम लोग पूछते किस आधार पर? अर्थ के आधार पर, तो तब कितने होते? 8 हो जाते। वो मैं प्रीवियस क्लासेस में करवा चुका हूं। फ्योली क्या है? मैंने कहा था ये पयूली नहीं है, मिसटाइप हो रखा है, ये फ्यूली है। फ्यूली भाई, तो फ्यूली की कहानी तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। क्या है फ्यूली? फूल है ना। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने नहीं सुनते? फ्यूली बोलूं या बुरा से बोलूं, नहीं सुनाई गाना? सुनेंगे कभी ना। तो फ्योली क्या है? हमारे जो है गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु में उगने वाला एक पीला फूल है जिसको फ्योली का फूल कहते हैं। जब फूलदेई का त्योहार आता है, राइट, जब आते हैं ना ये बसंत एंड पंचमी से, और तो जो कन्याएं हैं, छोटी छोटी लड़कियां जो है गांव मोहल्ले में, वो पहले फ्योली के ही फूल डालती थी डेली में, लेकिन अब फ्योली कम मिलती हैं, तो अब जो भी मिला, सरसों का पीला फूल डाल दिया, जो भी फूल मिला है ना, रेड मिला एंड ऑल, तो वो हम जो है लड़कियां क्या करती थी? डेली में डाल देती थी। अब लड़कियां कहने की बात है, हम भी जाते थे बचपन में उनके साथ, वो कंडी उठा के, छोटी सी कंडी आती थी, उसमें उठाते थे, फ्योली मिल गया तो खुश होते थे, पीला फूल फ्योली का। एंड आई होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने उस बचपन को कि जहां पर आप लोग फ्योली के फूल, और तब फाइनल दिन पैसे मिलते थे, है ना, और उस पैसे को मिलने के बाद जमा करके हम लाते थे, जैसे दाल ले लिया, आटा ले लिया, चावल ले लिया, और उसके बाद जंगल में जाके बनाते थे भोजन। हमारे वहां पता है इसको क्या बोलते हैं? चोलू। हमारे वहां चोलू कहते हैं कि चोलो मनोहर जाना चाहिए, चोलू। अब हो सकता है बाकी जगह कुछ और कहते हो, आप सोचो ना आपके एरियाज में क्या कहते हैं। कि हमने क्या किया कि पैसे जमा किए, जिन जिन डेलियों में हमने डाला था, जिन जिन के हम लोग घरों के सामने फूल डाला था, तो वहां से हमें फाइनल दिन पैसा मिलता था, और उस पैसे से सारे जो भी बच्चे हैं सब लोग जमा करते थे। अब जब हम बहुत छोटे थे तब तो घर पे ही किसी कोने में भोजन बनाते थे अपने लिए, खुश होते थे। और अगर जैसे जैसे बड़े हुए थोड़ा, तो भाई छोटे बच्चों के साथ मिलकर जंगल में जाते थे और वहां चोलू मनाते थे। हमारे वहां चोलू बोलते हैं, टीरी गढ़वाल में, घनसाली क्षेत्र से आता हूं मैं, तो मेरे वहां तो चोलू बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट में करो आपके वहां इसको क्या बोलते हैं जब आप खाना बनाने अलग से जाते हो ना जंगल वंगल में। तो बसंत में उगने वाला पीला फूल है फ्यूली का फूल। बहुत बड़ी और अच्छी कहानी भी है, फ्यूली की जो है मूवी भी बनी है। अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है? अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़े को आप घोड़ा तो कहोगे, हाई भी कहोगे, और तुरुंग भी कहेंगे, तुरंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो खर है, ये खर इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ हॉर्स। खर जो है अश्व के लिए ना बोलकर किसके लिए बोलते हैं? ये बोलते हैं गधा के लिए। गदहा, गदहा भी लिखते हैं और गधा भी लिखते हैं।
और जबकि घोड़ा हो गया, है हो गया, तुरंग हो गया, ये सब किसके हैं? घोड़े के लिए। इसके अलावा घोड़े के लिए क्या आता है? बाजी, हरी, घोटक, बाजी, हरी, घोटक, ये भी किसके लिए? एक घोटक है, घा का खा गा घा, घोटक। तो घोटक भी क्या है? घोड़े के लिए बोला जाता है। इसके अलावा रविसुत, रविसुत या सैंधव, ये सब किसके सिनोनिम्स हैं? ये सब पर्यायवाची है घोड़ा के, है ना। तो घोड़ा के लिए जो है ये सारे पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। ठीक है, आराम से चलना बिल्कुल, और कहीं पर कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16th पे, यानी 16वें पे। तो 16वें क्वेश्चन का, 16वें नहीं, क्या है, 14वां क्वेश्चन। ठीक है, माय बैड। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? देखो, दो चीज होती है। हम जब विशेषण पढ़ते हैं ना, तो हमें विशेषण के साथ साथ में विशेष्य भी पढ़ने होते हैं। देखो, विशेषण मतलब किसी की विशेषता, विशेषण मतलब क्या है? विशेषता। और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है या बताई जा रही है। जैसे क्या है, देखो यहां पर जो है काला क्या है? काला एक विशेषण है। काला क्या है? एक विशेषण है। यस एंड नो, मतलब विशेषता है ना काला होना। और किसकी विशेषता है? घोड़े की। तो घोड़ा इस मामले में क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में कहीं घोड़ा है तो ये हो गया विशेष्य, काला पूछता तो ये हो जाता विशेषण, ये हो जाता विशेषण, और दौड़ जो है ये हो गई आपकी क्रिया, और रहा है हो गई सहायक क्रिया, ये हो गई सहायक क्रिया। बस एक ही वाक्य में हमें सब कुछ मिल जाता है। तो यानी कि जिसकी विशेषता बता रहे हैं। अगर मैं कहूं कि सुंदर फूल, तो फूल की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो इसमें सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषता, और फूल क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो बस जिसकी विशेषता हम लोग वहां पर बताते हैं ना, तो ये 14th का राइट आंसर आ जाएगा। 15th का आराम से चलना, बिल्कुल मजेदार टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है, या हरि शब्द किसके लिए नहीं बोलते हैं। देखो, हरि का मतलब विष्णु भगवान जी से तो है ही, वो तो हरि है। हरि का मतलब सिंह या शेर भी होता है, और हरि का मतलब वानर भी होता है। लेकिन भाई भालू के लिए जो है हरि शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। ये हमारा नोन एक पॉइंट है, नोन एक फैक्ट है। बाकी जो है आप हर जगह जो है क्या कर सकते हैं? हरि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर बी होगा। वन लाइनर क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा कुछ वहां पर आएगा नहीं ना। तो भालू नहीं होता, हरि जो है सिंह है, विष्णु है, वानर जी है, बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट आओ। निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है ना। गुणवाचक विशेषण, भाई नींबू का गुण क्या है? कि खट्टा है। मिठाई का गुण क्या है? कि वो मीठा है। तो खट्टा नींबू जो है इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। भारी गट्ठर नहीं, लंबी सड़क नहीं, बहुत सी पुस्तकें नहीं, तो ये क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण यहां पर आते हैं। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। 17th पे आओ। शुद्ध वाक्य ढूंढना है आपने इसमें से। मैं लेटना मांगता हूं, ये क्या डॉक्टर मसूर गुलाटी का शो चल रहा है, कपिल शर्मा शो, कि अब इनको मांगता है, यहां मांगता है नहीं चलता है ना। मैं लेटना मांगता हूं नहीं, मुझे लेटना है या मुझे सोना है, ऐसा कहना तो शुद्ध है ना। लेकिन मुझे लेटना मांगता हूं, ये तो कोई नहीं। मुझे स्मरण दिला देना, मुझे याद दिला देना, है ना, या मुझे जो है स्मरण करवाना। तो स्मरण करवाना ठीक है, दिला देना ये मजा नहीं आ रहा। कमीज डाल लो, अब ये हमारे स्थानीय भाषा में कहते हैं कहाँ जा रहे हो, कमीज डाल लो। कमीज डाली नहीं जाती है, पहनी जाती है। कमीज पहनी जाती है तो कमीज पहन लो, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सभा में सन्नाटा छा गया, ये हो सकता है कि भाई सभा में सन्नाटा छा गया। जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो लोगों ने जो है मुझे देखकर सन्नाटे में आ गए थे। अब खुशी हुई या दुख हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सभा में सन्नाटा छा गया। तो लोगों ने पूछा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। चलिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? आज के लिए ही करवा रहा हूं मैं सुबह की क्लासेस में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, नेपथ्य। तो नेपथ्य क्या होता है? रंगमंच के पीछे, पर्दे के पीछे का स्थान होता है नेपथ्य। सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए क्या आएगा? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो सार्वभौमिक ऑप्शन नंबर 20 का सही लिख लेना। सार्वभौमिक इज द राइट आंसर। वन लाइनर है, समय जाया नहीं कर पाएंगे। अशुद्ध शब्द, सॉरी, शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर मैं कहूं कि आपने दृष्टता लिखनी है या दृष्टा लिखनी है तो क्या है सही? दृष्टा सही है, प्रष्टा तो खैर होगा ही नहीं। दृष्टा सही है या दृष्टा सही है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दृष्टा। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दृष्टा। तो ये आपके हिंदी के पहले स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग जो चलेंगे माय फ्रेंड्स, वो चलेंगे अपने टॉपिक पे वापस और आएंगे हम लोग अपने जीएस वाले पार्ट पे ना। तो चलिए 61st क्वेश्चन ओपन करिए, 61st। और बेसिक सवाल है, मैंने कहा ना कई पेपर आपके स्ट्रॉन्ग टफ होंगे, कई बेसिक होंगे, कई मॉडरेट होंगे, तो ये बिल्कुल इजी टू मॉडरेट वाला पेपर है, तो आराम से चलना। कुछ क्वेश्चन हाई फाई भी हैं, तो हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है भाई, हर एक ऑडियंस को कवर करना है ना। कुछ एक्सपर्टीज ये जरूर बोलेंगे कि सर और स्टैंडर्ड बढ़ाओ, क्वेश्चन भारी भरकम रखो, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि भाई फ्रेशर भी हमारे क्लासरूम में, ऑनलाइन में भी कई सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं, तो इसलिए मॉडरेट, कभी बहुत टफ, कभी बहुत ईजी, कभी मॉडरेट चलता है मामला। ये इजी क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी डाइड इन 468 बीसी इन विच प्लेस, तो कहां पर इनकी डेथ हुई थी? पावापुरी, है ना। तो राइट क्या याद रखना है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी लिखना है कि पावापुरी, पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी। अब ये बताओ कि इनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, कब भी बताना है, कहां तो आप बता दोगे। 563 या 40? 540 में। तो 540 बीसी में इनका जन्म है, कहां पर? कुंडग्राम में। तो देखो कुंडग्राम कहां पर पड़ती है जगह? वैशाली में। तो वैशाली का जो कुंडग्राम है, कुंड लिखना है, कुंडल नहीं, कुंडग्राम, यहां पर जो है आप लोगों ने लिखना है कि लगभग 543 में क्या हुआ था इनका जो है जन्म हुआ था, सॉरी 540 में, मैंने शायद फ्लो में 43 बोल दिया। तो 540 में जो है इनका क्या हुआ था, लगभग जन्म यहाँ पर हुआ था वैशाली, है ना। महावीर स्वामी, एक चीज बताओ, महावीर स्वामी जी के फादर का नाम क्या था? बेसिक, सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, यशोधरा मत कहना, यशोधरा जो आएंगी वो गौतम बुद्ध में आएंगी, यशोदा है ये, तो यशोदा इनकी जो है पत्नी थी। चलो बताओ इन्होंने ग्रह त्याग कब किया था? महावीर ने घर किस उम्र में छोड़ा था? 29 साल में, 30 साल में। तो जिस समय 30 साल के थे, तो एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम। 30 साल की उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया। 30 साल के उम्र के बाद लगभग 12 साल तक ये दर बदर भटकते रहे ज्ञान के लिए, और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब 42वें वर्ष में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ऐसा सवाल बनता है, तो कहां पर हुई? इनको हुई जाम्बिक गांव में। जो जाम्बिक ग्राम था ना, इस जाम्बिक ग्राम के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम है रिजुपालिका नदी। तो इस रिजुपालिका नदी के ही तट पर एक साल का वृक्ष था। इस साल के वृक्ष के नीचे महावीर जी को क्या हुआ? केवल्य प्राप्त हुआ। केवल्य होता है ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो केवलिन भी कहलाए या महावीर भी कहलाए, या इनको जिन कहा गया। महावीर इसलिए कहा गया कि इनका जो ये तप था, इनका जो ये प्रयास था, इसमें इन्होंने वीरता दिखाई थी, अडिग रहे थे। कितना भी इनको डिस्टर्ब क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन ये अपने मार्ग से नहीं विचलित हुए थे, इसलिए इनको महावीर का नाम दिया जाता है। तो ये महावीर स्वामी कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, मैंने कहा था ना आपसे कि जब कभी किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो जाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है? वो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। और इन्होंने भी अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे जो पहले शुरुआत की थी, वो की थी कहां पर? राजगीर में। विपलाचल हिल से ना उसके पास में जगह पड़ती है राजगीर, तो राजगीर में महावीर जी के पहले उपदेश आए थे। और महावीर के उपदेशों की भाषा क्या थी साथियों? प्राकृत और अर्धमागधी, इस भाषा में उन्होंने दी, जबकि पाली किसकी थी? बुद्ध की थी। तो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपने प्रवचन दिए। और अपने प्रवचन जब दिए तो इनके शिष्य कौन कौन बने थे? शुरुआती शिष्य जैसे जमाली बने थे, इसके अलावा मकली घोषाल, मकलीपुद घोषाल, जो बाद में इनसे अलग होकर क्या बनाता है? एक नया धर्म देता है, नियतिवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ डेस्टिनी, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है मकली घोषाल। तो ये सारे किसके जीवन से जुड़े हुए लोग थे? स्वामी महावीर के जीवन से जुड़े हुए लोग थे। साथ में याद रखना कि जो हमारे पास में ये है जैना है ना, महावीर की बात करें तो जैनिज्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 14 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी, या जिनको ऋषभ देव जी कहते हैं, तो ऋषभ देव हुआ करते थे। और 24वें और वास्तविक संस्थापक की भूमिका निभाते हैं स्वामी महावीर जी। 23वें पे पार्श्वनाथ जी थे, जिन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षाएं दी थी। बाकी बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं, वो हम लोग भविष्य में जरूर देखेंगे। जैनिज्म में शादवाद आता है। अच्छा, जैनिज्म के 3 रत्न पूछ सकता हूं मैं आपको। ट्राई रत्नास क्या है जैनिज्म में? बोला था मैंने, याद करने का ट्रिक क्या है? KFC। KFC जाते हो ना आप लोग, तो K मतलब नॉलेज, F मतलब फेथ और C मतलब कंडक्ट। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये 3 क्या है? रत्न है किसके? जैनिज्म के। और बुद्धिज्म के पूछेंगे तो DBS कॉलेज, धम्मम बुद्धम संघम, तो वो बुद्धिज्म के। यहाँ जो है
राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट आता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक क्या था, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट है ना, आचरण हो गया, ज्ञान हो गया, कुछ एक और हिंदी में मैं भूल रहा हूं तो वो आता है इसमें ना। चलिए 62 पे आओ जल्दी से। हु इज कॉल्ड अपारो परशुराम। अपारो परशुराम का मतलब यूं ना समझ में आए तो ऐसे समझना सेकंड परशुराम। तो सेकंड परशुराम किसको कहते हैं, सीधी सी बात है। आप जानते हैं कि महापद्मानंदा जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ये नंद वंश के संस्थापक हैं, है ना, नंद वंश के ये संस्थापक हैं। और नंद वंश के संस्थापक होने के साथ साथ इनके पास में कुछ टाइटल्स हैं, कुछ उपाधियां हैं, जैसे क्या, इनको कहते थे सर्वक्ष त्रांतक, सर्वक्ष त्रांतक। और सर्वक्ष त्रांतक का ही मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वक्ष त्रांतक? इट मींस द स्लेयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास। और क्षत्रियों को इससे पहले किसने मारा था, क्षत्रियों का विनाश करने का प्रण किसने लिया था, परशुराम जी ने लिया था। तो इसलिए जो है इसको दूसरा परशुराम कहते हैं, इसने क्षत्रियों का विनाश करने की कसम खाई थी। दूसरा इसी महापद्मनंद को कहते हैं एक राट। एक राट लिखना है, एक रात मत लिखना, राट, राटा, RAT राटा। और इसी को कहते हैं एक छत्र। पूरी जनता को एक छत्र में लाने का श्रेय जाता था इस महापद्मानंदा को। आप शायद जानते हैं हम गड़बड़ क्या करते हैं, हमें इतिहास में यूं लगता है कि कलिंग पर आक्रमण सिर्फ अशोक ने किया था, ऐसा नहीं। अशोक ने 261 में किया था ना कलिंग पर हमला, लेकिन उससे भी पहले कलिंग पर ऑलरेडी हमला कर चुका है कौन, महापद्मानंदा। अशोक तो बाद में आया था ना, ये नंदवंश है, फिर नंदों के बाद मौर्य में तीसरा राजा आएगा अशोक। तो अशोक से ही पहले महापद्मनंद कलिंग पर हमला कर चुका था। गुरुजी आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि कलिंग के चेदी वंश के एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा खारवेल। चेदी वंशीय राजा थे राजा खारवेल, और इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। उसी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्या था, इन्होंने मेंशन किया है कि महापद्मानंदा अटैक्ड कलिंगा एंड इवन उसने वहां कलिंग में जिनसैन की मूर्ति थी उसको अपने साथ जो है वापस लाया था, कहा, मगध में। क्यों? एज अ विक्ट्री सिंबल, कि देखो मैं जीत के आ गया, ये देखो मेरी जीत का सबूत है। क्या? ये कनक मुनि की जो है मूर्ति, वो सॉरी जिनसैन की, नॉट कनक मुनि, जिनसैन की मूर्ति थी, और वो कहां से लाया था, वो लाया था कलिंगा से। तो ये व्यक्ति है, और इसी जो है महापद्मनंद को कहते हैं हम लोग अपरो परशुराम। बाकी हमारे जो कालाशोक जी थे, इनके समय दूसरी बुद्ध काउंसिल का आयोजन हुआ था, कालाशोक, तो इनको काकवर्णी कहते थे। इनका जो टाइटल है ना, कई बार अगर यूं भी पूछ लिया कि इनका क्या टाइटल है, तो इनको काकवर्णी कहते थे। काले रंग के थे ना, तो काक, काक मतलब काला और वर्ण मतलब रंग, तो इनको काकवर्णी भी कहते हैं, है ना। अजात शत्रु को क्या कहते हैं? अजात शत्रु का भी कुछ नाम है, एक सेकेंड ना, बिंदुसार तो यहाँ हटा दो, बिंबिसार एक था जो कि श्रेणियां कहलाता था अजात शत्रु। मैं यहाँ भूल रहा हूँ, जरा आप लोग मुझे कमेंट में याद दिलाना कि अजात शत्रु का एक और क्या नाम है ना, यही श्रेणिक है या नहीं, ये आप लोगों ने मुझे याद दिलाना। अजात शत्रु है ना, इसके समय पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के समय में, है ना। तो ये आप लोग याद रखो कि ये श्रेणिक ये है या नहीं है ना, थोड़ा सा बस याद दिलाना, अभी वैसे आ जाएगा याद मुझे बोलते बोलते। Which one of the following is the correct chronological order regarding to the invasions on India in the ancient time? पुराने समय में क्या था कि भारत पर कई सारे ढेरों ढेर हमले हुए थे, तो इन हमलों का सही क्रम क्या है? देखो मैं इनसे भी पुराना चलता हूँ। सबसे बड़ा अगर आपको क्रम याद रखना तो सबसे पहले ईरानी आए थे, ईरान का हकमनी वंश आया था। ईरानियों के बाद जो दूसरा हमला किया था वो किया था किसने? ग्रीक्स ने। ग्रीक मतलब यवन, सिकंदर का हमला। ईरानी में डेरियस फर्स्ट का हमला हुआ था सबसे पहले, लगभग 516 BC में जा रहा हूं मैं, आप लोगों को लेकर जा रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद ग्रीक आए थे, ग्रीक मतलब ये आया था सिकंदर, और सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था? 326 BC में। ये वाला मैं आपको 516 BC का हमला बता रहा हूँ। ये वाला जो ईरानी हमला था ये किया था डेरियस प्रथम ने, डेरियस प्रथम, दारा प्रथम BC को कहते हैं। और यवनों का हमला जो किया था पहली बार वो सिकंदर ने किया था, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है जब यवनों का समय खत्म हुआ तब मौर्यंस आए, फिर मौर्यंस के बाद है ना फिर से पोस्ट मौर्यन एज आया, और पोस्ट मौर्यन एज में फिर से कौन आए? हिंद यवन आए। फिर से कौन आए? इंडो ग्रीक्स आए, हिंद यवन आए। और इन हिंद यवनों में जो पहला व्यक्ति भारत आया था इसके नाम था यूक्रेटाइड, से पहले एक और आया था ना, बताओ, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ ये चीजें। कौन था? एनी गेस? डेमेट्रियस। क्या नाम था इसका? ये था डेमेट्रियस। आप नहीं याद करो, सारा मेरे ऊपर डालते हो ना कि गुरुजी फंसेंगे हमारे, हमारा क्या जा रहा। डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस जो था ये पहला व्यक्ति था जिसने हमला किया था। ये कब है? पोस्ट मॉर्यंस में, मौर्यों के बाद वाला समय। तो यानी सबसे पहले यवन आना चाहिए।
तो जहां शक लिखा है पहले तो ये हटा दो, मतलब ग्रीक सही है। अब देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, अभी आ रहा हूं, है ना। तो हिंद यवन आए, हिंद यवनों के बाद में फिर आए कौन, शक लोग। दूसरे कौन आए, शक लोग आए। शकों की अलग अलग ब्रांचेस बटी थी, तो हर ब्रांच में अलग अलग लोग हुए थे, राजुल है, सोडस है ना, या फिर शक क्षत्रप में आता है नहपान, शक क्षत्रक में आता है चस्टन, शक क्षत्रक आता है रुद्रदामन। तो इसका एक व्यक्ति का नाम लिखना जायज नहीं है ना, छोड़ देना। शकों के बाद आए पार्थियन, पार्थियन को ही पहलव भी कहते हैं, पार्थियन। और पार्थियन में पहला व्यक्ति जो आया था उसको मिथ्रेडेट्स कहते हैं, कि पार्थियंस में जो पहला था वो था मिथ्रेडेट्स। मिथ्रेडेट्स, मैं अगेन कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि शक में नहीं बता सकता, लेकिन शक का किसी एक का नाम नहीं मिलता ना, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग लोग हुए थे, इसलिए शकों में एक नाम लिखना थोड़ा मुश्किल है। पार्थियंस को ही आप लोग कई बुक में पहलव भी पढ़ते हैं, पहलव। और लास्ट जो आए थे वो आए थे कुषाण, और कुषाणों के संस्थापक तो खैर आप लोग जानते हैं कौन थे, कुजुल कडफिशस। कौन थे फ्रेंड्स, ही वाज कुजुल कडफिशस। फिर कुजुल के बाद इसका बेटा बीमा कडफिशस, और उसके बाद में द ग्रेट कनिष्का। तो यही तो सीक्वेंस था। तो देखो हमसे यहां से पूछा है, पहले यवन फिर शक फिर जो है कुषाण, पार्थियन इसने गैप छोड़ दिया, तो पहले यवन फिर शक फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये हमारा सही क्रम है ना। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये मेंशन हो गया ना, ये सीरीज ये इस तरीके से ना, बस। तो ये डेमेट्रियस, फिर जो है पार्थियंस में मिथ्रेडेट्स। पार्थियन में सबसे महान जो हुआ था वो कौन था, गोंडोफर्निस था। और गोंडोफर्निस क्यों फेमस था, एक तो उसके समय सेंट थॉमस भारत आया था, फादर सेंट थॉमस जो था वो भारत आया था। और दूसरा इससे जुड़े हुए जो है तख्त ए गुदुव्वर नामक, तख्त ए बही में जो है इसको गुदुव्वर नाम दिया गया है, तो वो गुदुव्वर भी कोई और नहीं, वो भी कौन है, दैट इज गोंडोफर्निस है। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। बाकी कुषाण बहुत मजेदार है, आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई अच्छा प्रश्न इसमें मिल जाए, तो वहां हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। आगरा शहर किसने बनवाया था, बसवाया था, ये कोई पूछने जैसा सवाल है। सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना इसने कब करवाई थी, 1704 में। और बुक लिखती है कि 1706 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बाकी मेरे मित्रों को ये जानकारी है कि ये जो हम सिकंदर लोदी की बात करें ना, ये लोदी राजवंश का दूसरा राजा था। पहला था इसका पिता कौन, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने 1451 में स्थापना की थी लोदी राजवंश की, है ना। और 51 से लेकर 1489 तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। फिर 1489 यही बोला था ना मैंने, आयोग से, है ना। तो 1489 में जो है गद्दी मिलती है सिकंदर लोदी को, और लगभग कहां तक चलता है सिकंदर का समय, 1517 तक। 1517 से 1526 के बीच में फिर लास्ट में कौन आएगा, इब्राहिम लोदी आएगा, जिसको बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। सिकंदर लोदी में क्या क्या दो चार चीजें मैं आपको याद रखवाने को कहूंगा, जैसे क्या, जैसे मैं यूं कह सकता हूं कि सिकंदर लोदी जो था, इसका एक और नाम गुलरुखी था। ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, जो इसकी पर्शियन पोएम्स होती थी, जो कविताएं लिखता था, तो ये गुलरुखी के नाम से जो है कविताएं लिखता था। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसने जो है भूमि के पैमाने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। कई बुक में इसको गज ए सिकंदर शाही लिखते हैं, कई जगह गज ए सिकंदरी लिखते हैं, तो आप परेशान मत होइए कि जो गज ए सिकंदरी है वो क्या है, वो भूमि को नापने का एक साधन है, जो इसने शुरू किया था। इसने आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद किया। सिकंदर जो था लोदी, इसने आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद किया, और जो फारसी अनुवाद इसका था, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं, फरहंग ए सिकंदर शाही, या फरहंग ए सिकंदरी। फरहंग ए सिकंदरी के नाम से इसने क्या किया, फारसी का सॉरी आयुर्वेद का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस व्यक्ति ने इसके अलावा जो है क्या किया था, जो इसकी गुलरुखी के नाम से कविताएं होती थी ना, उनको इसने कंपाइल किया, एक साथ जोड़ा, और एक साथ जोड़ने के बाद उसको क्या नाम दिया, लज्जत ए सिकंदर शाही। तो लज्जत ए सिकंदर शाही वाला इसकी म्यूजिकल बुक है, एक जो है संगीत की बुक है। गुलरुखी के नाम से जो वो लिखता था, तो वो लज्जत है। इसने क्या किया, जो मुस्लिम्स मुहर्रम निकालते हैं और मुहर्रम पर खुद को पीटने के लिए ताजिया निकालते हैं, उस ताजिया को बैन करा दिया। हम लोग पहले क्या करते हैं, आज भी करते हैं, कि गंगा के किनारे जो है सर मुंडवा देते हैं, मुंडन करवा देते हैं, एंड इवन बाल बाल भी फेंक देते हैं। अब सही है गलत है, मैं हिंदुइज्म की भावनाओं को नहीं छेड़ रहा हूँ। आजकल तो ये है ना, कुछ बोल दिया तो क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी मिल जाता है, समझो। लेकिन जो है ये सारी व्यवस्था इसने बैन करवा दी। यमुना नदी में जो स्नान करते थे, पहले होली बात लेते थे, कि यमुना में भी लेते थे, गंगा में भी हम पवित्र स्नान लेते हैं,
इसने वो स्नान रोक दिया। महिलाओं को कहा कि आप पीर बाबा की मस्जिद में दरबार में नहीं जा सकती है ना। हमारे यहाँ पर शीतला देवी पूजने का उस समय रिवाज था, तो शीतला देवी की जो पूजा अर्चना होती थी इसने वो भी बंद करवा दी। तो ये सारे काम जो है सिकंदर के द्वारा करवाए गए थे। और सिकंदर के बाद फिर इसका जो है अंतिम राजा जो हुआ था लोधी वंश का, वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो था वो पानीपत के पहले युद्ध में हारा था, किससे? बाबर से। उससे पहले उसने खतौली का युद्ध भी लड़ा था राणा संगा से, है ना, वो भी ध्यान रखना। ये आपके लिए इजी है जी, मैं नहीं समझता इसमें कोई इतनी मुश्किलात होनी चाहिए। खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में हुआ था। दिन याद है? 17 मार्च। तो 17 मार्च जो है 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध किसके खिलाफ था? बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। विशेषता क्या है इस युद्ध की? पहली बात तो इस युद्ध को बाबर ने राणा के खिलाफ जिहाद घोषित कर दिया था। इसी युद्ध के समय जो है मुस्लिमों पर लगने वाला जो तमगा टैक्स था, उस तमगा टैक्स को या तमगा कर को इसने खत्म कर दिया। शराब के सेवन को इसने प्रतिबंधित करवा दिया। तो ये सारा कौन सा युद्ध है? खानवा है। आप सीरीज तो नहीं बोले ना। सबसे पहले है पानी यानी कि पानीपत का युद्ध, फिर है खाना यानी कि खानवे का युद्ध, फिर है चंदेरी का युद्ध, और फिर है घाघरा का युद्ध। तो यही तो युद्ध लड़े थे भाई बाबर ने, 4 युद्ध भारत में। बताओ जरा, एक एक साल बढ़ाते रहो। ये 1526 या 27 या 28 या 29 में खानवा का युद्ध आप लोगों ने बोल दिया राणा के खिलाफ था। पानीपत आप जानते हैं इब्राहिम लोधी के खिलाफ था। चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ था? जयचंद नहीं, चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ था? मेदिनी प्रकाश के खिलाफ था। मेदिनी रॉय जो था, मेदिनी रॉय के खिलाफ था चंदेरी का युद्ध। जयचंद तो नहीं है। जयचंद तो वहां था, मोहम्मद गौरी ने हराया था चंद्रावर के युद्ध में जयचंद को। वो गहड़वाल राजा अलग था, वो गहड़वाल राजा अलग है, वो तो 1194 है। यहाँ हम लोग चंदेरी का युद्ध पढ़ रहे हैं। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 में हुआ था। और बाबर की सेना ने जो है हराया था किसको? मेदिनी रॉय की सेना को। आप भूल रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। और घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ लड़ा था किसने? अकबर ने। और अफगान नेता का याद आ रहा है कुछ नाम? सोचो, इब्राहिम लोधी के ही भाइयों में आता था वो, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी जो है वो लीड कर रहा था इस समय। थोड़ा याद रखना है फ्रेंड्स इसको, है ना। राइट आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा और जल्दी बढ़ो। पानीपत का तीसरा युद्ध ये बताओ, इतने इजी सवाल आ गए इस बार। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानों के खिलाफ तो था। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? 14 जनवरी 1761 को। अफगान नेता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, है ना, ये लड़ रहा था वर्सेस किसके? तो ये लड़ रहा था वर्सेस मराठास। और मराठास में मैं कितनी बार बताऊं, वैसे तो सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस सेना को लीड करने वाले जो, अगर मैं 2-3 बड़े नाम लिखूं तो उसमें क्या लिखूंगा? सबसे पहले थे इसमें विश्वास राव, नाना साहिब के बेटे थे और वास्तविक जो है इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप संभालो। फिर दूसरे जो नाम आते हैं वो आते हैं सदा शिवराव भाव। सदा शिवराव भाव, सदा शिव राव भाव, ये थे दूसरे। और तीसरा इन्हीं के साथ जो है तोप खाने का जो संचालन कर रहा था वो था इब्राहिम गारदी। तो इब्राहिम गारदी जो था ये भी इसमें जुड़ा हुआ था। ये मराठों को लीड कर रहे थे। और भी नाम थे, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि और नहीं थे, लेकिन जो मुख्य भूमिका अदा करते हैं उनमें जो है ये 3-4 कुछ नाम जो है हमारे सामने आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 66 का माय फ्रेंड्स? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हो गया ना। तो 66 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अफगान्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाओ 67 पे। थोड़ा और जल्दी बढ़ना है भाई, समय है आपके पास इतना ना। कास्ट क्षेत्र में कंदरा की छत से लटकने वाले स्तंभ को क्या कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी किससे बनती है? अंडरग्राउंड वाटर से बनती है, भूमिगत जल से बनती है, राइट। और कास्ट मतलब जिसमें चूने की अधिकता होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो है, लेट कीजिए रूफ, ये रूफ है और ये क्या है? फ्लोर है। तो कुछ संरचनाएं हमें यहां से ऐसे दिखेंगी पिलर्स की तरह, पूरे पिलर्स नहीं है, ऐसे लटकती भी संरचनाएं हमें नजर आएंगी, इस तरीके से संरचनाएं। और कुछ यूं होंगी। ये आप लोगों को तभी दिखा पाऊंगा जब अंडरग्राउंड आपको एक इमेज दिखेगी केव्स की एंड ऑल। तो जो छत से लटकी हुई होती हैं संरचनाएं वो होती हैं स्टैलेक्टाइट्स। और जो फ्लोर से यानी फर्श से जो ऊपर की ओर दिख रही हैं ये वाली, ये होती है कौन सी? ये होते हैं स्टैलेग्माइट्स।
ये जो संरचनाएं बनती है जब ये आपस में मिलते हैं, कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये एक है और ये एक है, तो ये धीरे 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 पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा और ये आपस में जुड़ता रहेगा। और जब ये जुड़ जाएगा ऐसे, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्तंभ का, पिलर, अंडरग्राउंड पिलर जो है इस तरीके से बन जाती है। ये जो कास्ट टोपोग्राफी है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल कई बार पूछा कि कास्ट टोपोग्राफी किससे बनती है, तो ये भूमिगत जल से बनती है। और भूमिगत जल से और क्या क्या संरचनाएं बनती हैं? स्टेलेग्माइट एक हो गया, स्टेलेक्टाइट दो हो गया। इनके अलावा भूमिगत जल से बनते हैं क्या? सिंक होल, सिंक होल भी यही बनाता है। इसके अलावा क्या बनता है? उवाला, उवालास भी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनाई गई एक संरचना आती है। आप लोगों ने शायद अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, लेकिन भाई मे बी इन फ्यूचर आप पढ़ सकते हैं। इससे बनती है ब्लाइंड वैलीज, ब्लाइंड वैलीज हिंदी में इसको अंध घाटी लिखते हैं। तो अंध घाटियों का निर्माण भी अंडरग्राउंड वाटर करवाता है, अंध घाटियां। तो अंध घाटियां भी जो है कौन बनाएंगे? दैट इज भूमिगत जल, है ना। इसके अलावा भूमिगत जल क्या बनाता है? केव्स बनाता है, अंडरग्राउंड केव्स, अंडरग्राउंड केव्स, गुफाएं जो होती है अंडरग्राउंड, इनका निर्माण भी जो है इसी के द्वारा अंध घाटी और जो है सिंक होल, ये सब स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट, ये जो है कास्ट टोपोग्राफी में बनती है, भूमिगत जल के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जो छत से नीचे को लटक रही है, ये है कौन सी? स्टेलेक्टाइट। और जो फर्श से ऊपर की ओर जो है दिख रही है वो है स्टेलेग्माइट। और दोनों ही भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई संरचनाओं में आता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। 68 69 पे 68 पे आओ। ग्लेशियल प्लेटू कैसे बनते हैं? ग्लेशियल प्लेटू का मतलब क्या है? हिमानीकृत पठार। भाई कहीं पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद एवलांच आया, हिमस्खलन हुआ, हिमस्खलन के साथ जो है वो अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आया वो एक जगह पे जमा हुआ, उसका करवा दिया, और देखते देखते वहां पर एक प्लेटूज जैसे संरचना बनी। तो इसमें ग्लेशियल अपर्दन भी हो सकता है, डिपोजिशन भी हो सकता है, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो गई होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी आता है। कई बार सवाल ऐसे भी बन जाते हैं कि ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां क्या क्या है। तो ग्लेशियर जिन टोपोग्राफीज को या स्थलाकृतियों को बनाता है उसमें क्या क्या आता है? जैसे जैसे ग्लेशियर बनाता है, सबसे पहले बेसिक लेकर चलता हूं आपके लिए। जैसे ये बनाता है सर्क, तो सर्क का निर्माण ग्लेशियर करता है। क्या होता है ये भविष्य में पढ़ना पड़ेगा हमें। ऐसे होता है एरीट, एरीट का निर्माण भी ग्लेशियर करवाता है। ऐसा ही होती है टार्न, टार्न एक ग्लेशियल झील होती है, एक लेक होती है जिसका नाम है टार्न। तो टार्न भी कौन बनाता है? ग्लेशियर बनाता है। ग्लेशियर्स के ही द्वारा बनाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा हूं, यू शेप वैलीज, यू शेप्ड वैलीज, यानी यू प्रकार की घाटी, अंग्रेजी का अक्षर है ना यू, तो यू प्रकार की घाटी यही बनाती है हैंगिंग वैलीज, हैंगिंग वैलीज यानी कि लटकती हुई घाटी। ये सवाल पूछे गए हैं कि लटकती हुई घाटियां कौन बनाती हैं? तो लटकती हुई घाटियां जो संरचना है ये भी कौन बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज आल्सो ग्लेशियर्स। ये सब ग्लेशियर के द्वारा बनाई जा रही संरचनाओं की मैं आपको जो है दो चार बातें बता रहा हूँ। ग्लेशियर्स बनाते हैं नुनाटक, नुनाटक, तो नुनाटक जो है ये भी ग्लेशियर बनाता है। एटीसी करके छोड़ देता हूं आदि। तो ये सारी संरचनाएं जो है ग्लेशियल संरचनाएं होती है। अच्छा मेन देखो छोड़ दिया, मेन जो आता है इन सबसे परे, इन सबसे हटके सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोरेन्स। तो मोरेन्स मत भूलना, ये तो सबसे ज्यादा पूछा है। तो मोरेन्स भी कौन बनाता है? ये भी ग्लेशियर बनाता है। मोरेन्स को हिंदी में क्या लिखते हैं? या तो आप मोरेन लिख लो या इसको हिमोड लिख लो, हिमोड। तो हिमोड का निर्माण भी कौन करवाता है? दैट इज ग्लेशियर। और ग्लेशियर से क्या एक और बन जाएगा? ग्लेशियल प्लेटू। ऑप्शन डी लिख लेना इसका राइट आंसर। 69 पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है भाई? हैं जी? ऑस्ट्रेलिया में है? श्योर? अच्छा राइट आंसर है ग्रेट विक्टोरिया लेक कहां पर है? ये है अफ्रीका में। कहां है? अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया अफ्रीका, जहां से नील नदी निकलती है, व्हाइट नाइल निकलती है, फिर ब्लू नाइल टाना से। खैर रुको अभी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या? ऑस्ट्रेलिया में आता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में आता है जैसे सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, डेजर्ट को मैं डी लिख रहा हूं आप समझ जाना। आता है तानामी डेजर्ट, हिंदी में स्पेल करना होगा तो बता देना। तानामी, तानामी डेजर्ट भी यहीं पर है। इसके अलावा आता है इसमें गिब्सन, गिब्सन,
गिब्सन डेजर्ट, एक और आता है इसमें स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट भी यही आता है। बाकी देखो जो दक्षिण अफ्रीका इसमें ऑप्शन है ना, तो दक्षिण अफ्रीका में 2-3 डेजर्ट तो खैर हमें पता ही है, जैसे सहारा का मरुस्थल है ना, कालाहारी का मरुस्थल, जैसे आता है इसमें नामिब, तो नामीबिया के पास में जो डेजर्ट बनता है वो कौन सा बनता है अफ्रीका में, वो बनता है नामिब डेजर्ट, लिख सकते हैं। लीबियन डेजर्ट, लीबिया या लीबियन डेजर्ट, लीबियन मरुस्थल, तो लीबियन मरुस्थल भी आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में बनने वाला है ना। लीबियन डेजर्ट भी पूछेगा, तो दैट इज ऑल्सो इन दक्षिण अफ्रीका, पूछ जाता है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। ETC ETC ये जो है यहाँ पर डेजर्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, फटाफट चलेगा, 2-3 और क्वेश्चन है। 69 के बाद 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट। मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला देखो सैंडी, सैंडी जो सॉइल होती है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, बलुई मिट्टी का। द रेशियो ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाई। एक चीज बताओ, जहां पर बलुई मिट्टी है तो बालू में मोटे कंकड़ ज्यादा होंगे या फाइन पार्टिकल्स? मोटे कंकड़ होंगे। तो पहला जहां इसने फाइन पार्टिकल्स लिखा वहीं हंसी छूट गई थी कि फाइन पार्टिकल्स तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने सैंडी लिखा है तो यहां पर जो है कोर्सर होने चाहिए, मोटे होने चाहिए कण, न बल्कि फाइन, तो पहला गलत है। क्लेई सॉइल का मतलब क्या है? क्लेई मतलब होता है कौन सी? चिकनी मिट्टी, या इसी को चीका मिट्टी भी कहते हैं, इसको मृणमय मिट्टी भी कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो क्लेई सॉइल है इसमें द रेशियो ऑफ कोर्स पार्टिकल इज हाई। उल्टा कर दिया, अरे भाई ये जो कोर्स पार्टिकल था ये विशेषता है सैंडी की, और ये जो फाइन पार्टिकल्स है ये विशेषता है क्लेई की, आपने उसको अपोजिट कर दिया। तो विच मींस इसका आंसर मिल रहा है नीदर 1 नॉट 2, ना इसका एक सही है ना दो। क्यों? क्योंकि रेशियो जो होना चाहिए था सैंडी में वो होना चाहिए था कोर्स पार्टिकल्स का, और जो क्लेई था क्लेई में होना चाहिए था फाइन पार्टिकल्स का, तो ये उसने अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो दोनों ही ऑप्शन जो है क्या है, इस दृश्य से गलत है। राइट, समझ भी रहे ना? नाइस, गुड। 71 पे आओ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच, ये मेन जो हमारा टाइम होता है। देखो एक चीज बताऊं, जैसे हमारे पास में ब्रिटेन है ना, तो ब्रिटेन से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा, उसी से हमने टाइम भी जो है डिवाइड कर रखे हैं। अगर मान लीजिए कि ब्रिटेन में दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक दोपहर का 12 बज रहा है ब्रिटेन में, तो उस समय इंडिया में क्या टाइम होगा? तो हमें करना कुछ नहीं होता है। देखो इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है समझो। यहाँ पर छोटा सा गोला बना दे रहा है ऐसा ना, हमारे पास में एक होती है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये भी समझना है। तो इसको 0 डिग्री हम लोग जो है देशांतर लिख सकते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर के हम जब पूरब में चलेंगे, ईस्ट में चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 जैसे हम लोग 82 डिग्री पर पहुंचेंगे, ये डिग्री समझना है, ये है, जैसे हम लोग 82.5 डिग्री पर पहुंचेंगे, कहाँ? ईस्ट में, पूरब में। किस में? लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, नॉट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो यहां पर पड़ता है आपका भारत, पहले तो ये याद रखो। दूसरी बात, सर ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है ऐसी, तो हर लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में क्या होता है? 4 मिनट का गैप होता है। जब हम इधर से ना 0 डिग्री से हम पूरब की दिशा में चलते हैं तो 4-4 मिनट का गैप होता है, +4 +4 +4, ऐसे 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 ऐसे। अब जब हमारा इंडिया 82.5 डिग्री पर है, तो अगर मुझे इंडिया का टाइम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो मैं यूं निकाल सकता हूं इसको, कि हम लोग क्या करते हैं, इसको 82.5 गुणा 4 कर लेते हैं। तो 82.5 गुणा 4 कितना आ रहा है? आप लोगों की मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी होगी मेरे से, लगभग 330 आ रहा होगा ना, तो 330 आएगा लगभग, याद करो 330 आएगा मिनट्स में, या तो ये 330 में आएगा मिनट्स में। अब मुझे इसको आर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? इसको डिवाइड कर लेता हूं किससे? 60 से। तो कितना आ रहा है? 6 5 30 है ना, बचा हमारे पास में कितना? रिमाइंडर 5, और 6 5 30, 5.5 आवर्स आ रहे हैं। तो 5.5 आवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 बजकर या 5:30, 5.5 घंटा। तो लगभग जो है 5.5 घंटा हम क्या रहेंगे? आगे रहेंगे। लगभग कितना रहेंगे? 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा और 30 मिनट हमारा क्या होगा? समय आगे होगा। तो अगर मतलब लंदन में या ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे थे ना, तो उस समय भारत में शाम के बज रहे होंगे 5:30। तो जैसे हमारे यहाँ 5:30 होगा, आप समझ जाना अभी जो है ब्रिटेन में समय हो रहा है दिन के 12। तो ये एक फार्मूला आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा ना। तो ये कितना होगा? 5.5 घंटे का जो है टाइम में डिफरेंसेस यहाँ पर आ जाता है। 72 पे आओ तो
ये सवाल देखो हर बार पूछ रहा है, और मैं भी आप लोगों को बता बताकर परेशान हो चुका हूं और याद करवा करवा कर परेशान हो चुका हूं कि मेरे साथियों सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। मैंने उल्टा कर दिया ना, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के नीचे आता है लेसर हिमालय, और लास्ट में आता है शिवालिक। और शिवालिक के नीचे लगती है क्या? तराई। तराई को आप गंगा का मैदान भी लिख सकते हो, हिंदी में भी समझ जाओगे ना। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और लास्ट में तराई। इनके बीच में जो बाउंड्री लाइंस होती थी ट्रांस और ग्रेट के बीच में, तो यहाँ पर होता है सच्चर क्षेत्र, सैचर जोन। ये मैं बता बता के थक चुका हूं। अब देखो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या है बताओ? एमसीटी या एमबीटी? एमसीटी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब लेसर और शिवालिक के बीच में क्या है? एमबीटी। सवाल क्या पूछा है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है? आंसर आप ही ने दिया, मैंने थोड़े ना दिया। आंसर मिल गया मुझे एमबीटी। और जो है शिवालिक और तराई के बीच में क्या है? HFF, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। हो गया मामला क्लियर। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या निकल रहा है? मेन जो है बाउंड्री फॉल्ट निकल रहा है, मुख्य सीमा भ्रंश निकल रहा है। तो राइट आंसर 72 का बन जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा जो है सबसे सटीक है भाग? कई बार जो है ना टाइपिस्ट गड़बड़ कर जाती है। हिंदी ट्रांसलेशन इसका बहुत बकवास हो रखा है, इसको मत पढ़ने बैठ जाना, इंग्लिश पढ़ने दो। The preamble of Indian Constitution is a part of Constitution but has no legal effect. Hold on, क्या पूछ रहा है इसके बारे में ना? It is not a part of Constitution and has no legal effect. नहीं, it is a part of Constitution and has the same legal effect as any other part of it, and it is a part of Constitution but no legal effect independently on its other parts. कौन सा सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी लिख लेना इसका। इस वाले का राइट आंसर क्या लिख लेना आप लोग? ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। ठीक है, बस 2-4 सवाल और हैं, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 74। अच्छा जी, ये मजेदार सवाल है। आपको अगर 1-2 आर्टिकल्स भी आते हैं तो मामला क्लियर है जी हमारा। देखो, एक तरफ आर्टिकल, दूसरी तरफ उन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है। अनुच्छेद 324 में क्या है सूरज? निर्वाचन आयोग है ना, यानी कि ए का होना चाहिए 4। और मेरे साथियों इससे इजी मैं कभी नहीं बोलता हूं कि क्या है फॉर्मूला। ए का 4 एक ही जगह है, तो मुझे आता ना आता तब भी ठीक है कि अनुच्छेद 315 में है क्या? अनुच्छेद 315 में है पब्लिक सर्विस कमीशन, 280 में है फाइनेंस कमीशन, और 338 में है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एससी। अगर यूं पूछा होता ना कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी किस में है, तो फिर 338 में मुझे ए भी जोड़ना पड़ जाता। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, वो 338 ए में है। और अगर सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए पूछा है, जनजाति नहीं, तो फिर जो है 338 है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कई बार मैं इस क्वेश्चन पे पहले भी जो है आपसे डिबेट कर चुका हूं। ऑप्शन डी लिख लेना इसका सही आंसर। नेक्स्ट आओ चलो 75। गिवन बिलो है ना, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अब बताने कौन सा सही है कौन सा नहीं। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है कि नहीं? पहला ठीक है ना, कि संविधान में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है ये किसमें? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में ही ये लाइन, ये अनुच्छेद 53 की लाइन है, पहला कथन ठीक है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, सही है कि नहीं सूरज? सही है ना। अब यहाँ राज्य यूं मत समझना कि मैं किसी पर्टिकुलर राज्य की बात कर रहा हूं, फिर आप बोलेंगे नहीं जी संवैधानिक प्रमुख राज्य का तो गवर्नर होता है। यहाँ राज्य शब्द आया है नेशन के लिए, स्टेट के लिए नहीं। नेशन, नेशन मतलब देश, राज्य। तो हमारे भारत देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। तो दोनों ही कथन सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 76 पे आओ। लोकसभा पहली बार कब गठित हुई है? तो बेसिक सवाल है। 17 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर बी लिख लो, ये सवाल रिपीटेड पे रिपीटेड है। 76वें का ऑप्शन बी लिख लेना। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कई बार दे चुका हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मैक्सिमम एज क्या है भाई, कब तक रह सकते हैं? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के जज 62। बस ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है अधिकतम आयु 65, और जो है 62 जो है न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु है हाई कोर्ट के जज। बताओ जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु क्या है, कि कितने वर्ष के बाद आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो? सोचो। नहीं है, यही याद रखना है कि कहीं लिखा ही नहीं कि मिनिमम एज क्या होगी। कोई भी मिनिमम एज का नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो मिनिमम एज तो कहीं है ही नहीं। तो ये भी आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन करने के लिए। इसका राइट आंसर है 77 का डी। 78 पे आओ जल्दी से। निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है?
देखो पहली बात तो लोकसभा तो भंग हो सकती है, तो ये तो होगा नहीं। विधानसभा भी भंग हो सकती है, ये भी होगा नहीं, या तो ये या तो ये। अब देखो मुझे पता है कि राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन इसको समाप्त भी नहीं कर सकते। इट इज अ परमानेंट हाउस भाई, आप इसको कैसे समाप्त कर दोगे? तो इट इज अ परमानेंट हाउस, ये समाप्त नहीं होगा। मुझे पता है ये भंग नहीं होता, लेकिन ये समाप्त भी नहीं हो सकता। कौन? राज्यसभा। तो क्या बचा मेरे पास में? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के संविधान का आज आपको होमवर्क समझ लो 169 पढ़ना है, ये आपने रीड करना है 169। इसी में सारी बातों का जवाब मिलेगा। कुछ काम आपके लिए भी तो दूं ना, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तो इसलिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। तो 169 में क्या है, ये आपका होमवर्क है आज। उसी में है सब, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद जो है उनका समापन कैसे होता है, 169 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। 79th में देखो मेरे साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण गरीबी का एक कारण नहीं है? गांव के लोग अगर गरीब है तो उसका क्या कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा मैंने। देखो पहले देखो कारण क्या है। हमारे पास भाई कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं, तो हम गरीब है, ठीक है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते नहीं है, तो मतलब A1 क्लासेस की जो जॉब होती है वो नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव के लोग पढ़े नहीं है, मैं भी गांव से ही उठा हुआ, आप भी गांव से उठे, आप पढ़े लिखे हो, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इलिटरेसी भी एक बड़ा कारण है। तीसरा कि कृषि के अलावा वैकल्पिक रोजगार है ही नहीं गांव में। अब हर व्यक्ति कृषि पे ही थोड़ा ना आधारित रहेगा। वैकल्पिक क्या है? क्या वहां कोई ऐसा कंपनी है जहां पर कुछ काम किया जा सके? विकल्प है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ही बचा ना मेरे पास में, माइग्रेशन। कि अगर जो है ग्रामीण से लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो ये क्या ग्रामीण गरीबी का कारण है? ये कोई कारण नहीं है ग्रामीण गरीबी, बल्कि ये तो ठीक है, गरीबी दूर हो गई। भाई मैं रोजगार करने देहरादून क्यों आ रहा हूँ? क्यों मुझे आफत आई है इतने गर्मियों में रहने की? है ना? तो इसलिए आई है क्योंकि भाई जो है कहीं ना कहीं गरीबी को दूर करना है ना? पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, घर बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये माइग्रेशन जो है ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए 79 का। चलिए 2-4 क्वेश्चन और फटाफट आ जाइए फ्रेंड्स। कौन सा प्रोग्राम है जी जो 1999 में आया? 1 अप्रैल 1999। मैं कई बार बता चुका हूं, 1 अप्रैल 1999 को आया था मेरे प्यारे साथियों आपका कहां चले गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये है जी आपका 99 का। अब यहाँ भी एक लॉजिक है ना, अगर हमसे ग्राम स्वरोजगार पूछा है तो 99 है। अगर जो है ये पूछता कि स्वर्ण जयंती शहरी, तो तब हमारा आंसर आता 1997। तो शहरी वाली जो थी वो 1997 थी, और ग्रामीण जो है फ्रेंड्स वो है 99। बाकी इजी है। अच्छा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अगर किसी ने नाम सुना है, कब आया था? 19 सोचो, ये पहला वाला, ये 1995 का है। मनरेगा कब आया था? देखो मेरी बात समझो, मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था ना, वो एज नरेगा हुआ था। वो पहले इसका नाम मनरेगा नहीं था, ये नरेगा था। और नरेगा के नाम से 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूस का मैंने ये नहीं बोला कि इट केम इनटू फोर्स ना, इंट्रोड्यूस 2005 में हुआ। और तब जाकर जो है ये क्या हुआ था, वर्ष 2006 में, 2 फरवरी 2006 को ये जो है नरेगा ये इंप्लीमेंट हुआ, कार्यशील हुआ, इसने काम करना जो है शुरू किया। और नरेगा का नाम बाद में जो है मनरेगा, मनरेगा में जो है मगनरेगा कहते हैं उसको, महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी जो है नेशनल रूरल जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम से जो वहां पर एजेंसीज थी, तो उसने काम करना शुरू किया। तो नरेगा बिकेम मगनरेगा इन 2009। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा बना था, उससे पहले ये नरेगा ही था। नरेगा जो है इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में, इंप्लीमेंट हुआ 2006 में, और नरेगा का नाम बदलकर MGNRE, है ना जी, ये जो पड़ा था वो पड़ा था कहाँ? 2009 में 2 अक्टूबर के दिन। ये मैंने बता दिया 1999। ये बताओ जरा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कुछ बेसिक कब आई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 के वर्ष 2000 में जो है इस योजना को लाया गया था, है ना? तो ये भी ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। वर्ष 2000 में लाई गई थी। 80 का राइट आंसर हो गया। 81 पे देखो, ये अभी रिसेंट कराया मैंने। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? कृष्ण क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ये क्रूड ऑयल्स को लेकर होता है, पेट्रोलियम्स को लेकर होता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को लेकर, है ना? इसकी शुरुआत 1970s के दौर में हुई थी पेट्रोलियम्स को लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी लिख लें। नहीं, ये पेट्रोलियम को लेकर आएगी। मेन इसी में है, इसी का तो अंग है ना वो, जो आ रहे हैं, जो क्रूड ऑयल्स आ रहे हैं, पेट्रोलियम्स आ रहे हैं, बायोडीजल्स आ रहे हैं, तो वो सब इसी में आ जाएंगे शामिल। यही है कृष्ण, मतलब ये काला है, काली क्रांति जो ना, ब्लैक रेवोल्यूशन, उसी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण मतलब काला,
तो काला कृष्ण वो एक ही है, दो नहीं हो, कृष्ण क्रांति, तभी तो मैंने कहा ब्लैक रिवोल्यूशन है, काली क्रांति। एक मुद्रा मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या कहलाती है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी एज कंपेयर्ड टू द अनदर इज, इंक्रीज हो रहा ना, तो इंक्रीज हमेशा एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं, तो इसको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लिखना है। ऑप्शन नंबर सी लिखना है, एप्रिसिएशन। डिक्रीज कैसे हो जाएगा? अगर डेप्रिसिएशन लिखा होता ना तो उसको मैं अवमूल्यन लिखता, अगर डेप्रिसिएशन लिखता होता तो उसको मैं अवमूल्यन कहते। और अवमूल्यन जैसे होता है, डेप्रिशिएट कब होती है? देखो, डेप्रिशिएट, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, हाँ रुको जरा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये समझो कि जैसे मान लीजिए कि भारत की जो मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा है वो क्या है? वो है हमारा इंडियन रुपी। तो या तो ऐसा हो सकता है कंडीशन कि भारत की जो मुद्रा है इसकी जो वैल्यू है ये घट गई है, किसकी तुलना में? डॉलर की तुलना में, कि भाई डॉलर जो है इसका रेट जो है ये बढ़ा है डॉलर का, और हमारी मुद्रा का मान जो है घटा है, तो वो तो हो जाता सीधे सीधे डेप्रिसिएशन। और एक ऐसे ही डिवैल्यूएशन शब्द है, डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन, ये तो हो गया मूल्यह्रास, अवमूल्यन। अवमूल्यन में जानबूझकर, जानबूझकर कह रहा हूं, जानबूझकर कोई देश की सरकार अपने पैसे का वैल्यू घटा देता है, मान घटा देता है। हमारे देश का जो रुपया है ना, जैसे मान लीजिए डॉलर में कितना चल रहा है हमारा रुपया, 80 मान लेते हैं लगभग, मुझे अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं कितना है, 80 मान लेते हैं। कल को मान लीजिए भारत सरकार ने क्या किया, जानबूझकर 80 की बजाय इसका जो है मूल्य और घटा दिया। तो अगर मूल्य घट रहा है तो इट मीन्स वो क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है। और आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 बार हम लोगों ने मनी को डिवेल्युएट किया है, और 3 बार मनी का डिवेल्यूएशन कहाँ कहाँ पर हुआ है? याद है किसी को? पहला था 1949, जो ऑप्शन डी है ना इसके नीचे लिखो, ऑप्शन डी के नीचे लिखो कि 3 बार हमारा क्या हुआ है? अवमूल्यन हुआ है। पहला 1949, पहला डिवेल्युएशन 1949, दूसरा 1966, 1949 में पहला डिवेल्युएशन, 1966 में दूसरा, और 1991 में तीसरा डिवेल्युएशन हुआ था। बाकी अब 2016 में विमुद्रीकरण आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था मनी का, वो अलग चीज है। तो ये 3 बार अवमूल्यन अभी तक भारत में रुपया का हो चुका है ना, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। चलिए 66 और 91। हु कंट्रोल्स द करेंसी मार्केट, ये कैसे सवाल है? बताओ, मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करेगा? है जी, आरबीआई या सेबी? सोचो, सेबी का काम है सिक्योरिटी मार्केट को, और अगर मुद्रा बाजार है तो आरबीआई ही सही लिखना, तो आरबीआई लिखना। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, भूल गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, और शुरू में जब बना था तब कहाँ था? तब कलकत्ता में था। जब स्टार्टिंग में बना था ना आरबीआई तब कलकत्ता में था, अब शिफ्ट हो गया मुंबई चले गया ना। सेबी पता है आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। अगर आप लिख रहे हैं ना, तो सेबी जो बनी थी वो 12 अप्रैल 1988 को बनी थी, 12 अप्रैल 1988 को बनी थी। लेकिन मैंने बनी थी कहा, इनफोर्स नहीं, काम करना इसने शुरू किया 1992 में, काम करना इसने शुरू किया 30 जनवरी 1992 को। तो ये बना इस दिन था, लेकिन इसका कार्यशील अगर पूछा कि कार्यशील कब हुआ, तो तब हम लोग 1992 लिखते हैं इसमें। ठीक है। नाबार्ड तो आपको पता है, नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 के समिति की रिकमेंडेशन के बाद, शिवरमन समिति की रिकमेंडेशंस के बाद जो है इसका गठन हुआ था। ये भी आप लोगों को जो है पूछ लेता है। और बाकी फॉरवर्ड मार्केट जो कमीशन है 1953 का है, वो 1953 का है, डी वाला जो ऑप्शन है। तो बस ये इस तरीके से याद रखना, लिख रहे हैं। 1992 में ये कार्यशील हुआ था, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेबी एक्सचेंज बोर्ड को मैनेज करता है। प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? यदि हमारा प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो फिर हमारा जो है क्या रहेगा उस समय, जो हमने उधार लिया है, तो ना तो घाटे में रहेंगे, ना नुकसान में, ना फायदे में, ना नफा, ना कुछ नहीं। तो एग्जैक्टली इक्वल रहेगा टू द इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये एग्जैक्टली रहेगा ना, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर जो है ये वहां पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लिख लेना इसका? सी लिख लेना। ऐसे भी सवाल बन रहे हैं जी। 85 पे आओ। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फीचर्स ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड, एनी गेस? देखो, जहां पर एनालॉग भी हो डिजिटल भी हो, एनालॉग डिजिटल समझते हैं? ये मैंने जो घड़ी पहनी है कौन सी? एनालॉग घड़ी है। और जब मैं स्मार्ट वॉच पहनूं तो डिजिटल, जिसमें दोनों हो जाए हाइब्रिड, पर खत्म। जैसे स्कूटीज आती हैं, जब मेरे पास पुरानी है भाई जुपिटर, तो मेरे पास एनालॉग वाली। नए वाले में क्या रही, या तो कोई फुल डिजिटल स्क्रीन वाली आ रही है तो वो कंप्लीट डिजिटल है, और किसी में दोनों का रहा है कि आधी स्क्रीन डिजिटल है और आधी उसमें एनालॉग आ रहा है, तो वो क्या है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना 85 का। मजेदार सवाल है।
वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है, वो क्या कहलाएंगे? हैं? नहीं, ये कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, 86 ऑप्शन सी। ये वन लाइनर में यहाँ कैसे समय दे सकते? आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर वो कौन से हैं भाई? डिजिटल है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं आजकल। तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, 86 87 सॉरी 87 ए। अब ये कितनी बार रिपीट हो गया? 88 का भी ए, सीपीयू को कहते हैं ब्रेन, 88 का ए। प्राइमरी मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, ऑप्शन नंबर लिख लेना इसका डी। 89 का भी डी। 90th का बताओ जरा क्या आएगा? 90th का राइट आंसर नो आइडिया। सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी। 91st का निकल गया था हाउस, ऑप्शन डी ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हाउस इज द राइट आंसर, है ना। 92nd का निकला कि नहीं निकला? क्या निकला? ऑप्शन ए निकला आपका। आपका क्या निकला? अच्छा, आपने तो पेपर ही नहीं दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 93 में, ये तो इजी होगा। सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले क्या होगा? प्रश्न में दिया गया कौन सा पेपर मिलने का सार्थक क्रम होगा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? शिशु, फिर क्या है? चाइल्ड, फिर है एजुकेशन, है ना, फिर है व्यवसाय, और फिर है मैरिज। पहले आप बालक रहते हैं, पहले आपकी शादी होती है। अब ये उल्टा मत समझना कि यहाँ ये सोच लो कि पहले विवाह होगा तो बच्चा होगा, ये वो नहीं कह रहा है, ये प्रोसेस पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, आप शिशु रहते हो, छोटे रहते हो, इन्फेंट रहते हो। उसके बाद आप बालक बनते हो, चाइल्ड बनते हो। चाइल्ड बनने के बाद आप फिर शिक्षा ग्रहण करते हो। शिक्षा ग्रहण के बाद आप कोई व्यवसाय करते हो। अब देखो जो आपके सरेंजे अनुसार, ये पहले शिशु थे, फिर बालक हुए, फिर उन्होंने शिक्षा ली, आजकल व्यवसाय कर रहे हैं और भविष्य में विवाह भी करेंगे। तो ये सही सीक्वेंस है ना। तो इट मीन सही सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए। 4 1 5 2 3। 94th पे आओ, क्या लिखा है इसका राइट आंसर? यदि हरा को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को नारंगी कहा जाए तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? नारंगी, आकाश नीला होता है ना, तो नीले का जो है क्या हो जाएगा? नारंगी। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि कंफ्यूजन हो। 94 का बी लिख लेना। 95 पे आओ, एक करेक्शन करना था इसका। हाँ, इसमें करेक्शन करना था। इसमें ये लिखना था कि 65 छात्रों की कक्षा में चमन बाएं से 42वां है। यदि अमन चमन के बाएं 8वां है तो अब अमन का दाएं से क्या स्थान होगा? तो यहाँ ये ज्यादा रह गए कि क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, तो 65 स्टूडेंट्स लिखना था, तो इसलिए मिस हो रहा था वो। आप कर लो, इसके लिए समय दे रहा हूँ आपको, है ना, कि आप इसको अच्छे से सोच समझ लो, और बाद में जिसका आंसर निकल आएगा 32 यानी ऑप्शन नंबर ए, वो सही कर लेना। बस मैंने यहाँ करेक्शन का अलर्ट दे दिया कि 65 इसमें पहले आना चाहिए था, इसमें नहीं है, गलत बात है ना। चलिए 96 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? बताओ क्या निकला? नहीं निकला, सोचो देखो। यदि कमल कहता है कि रवि की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है? दादा नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राइट आंसर आएगा मामा। तो राइट आंसर मामा आएगा भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करना, और सही आंसर इसका जो बनना चाहिए था वो मामा बनना चाहिए था। इसका राइट आंसर क्या निकला आप लोगों का? है जी, ऑप्शन नंबर बी, एन। एन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका बी आंसर लिख लेना, एन, है ना, एन। बी वाला सही आएगा 97। क्यों में कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। 98 में क्या लिखेंगे हम? 98 का राइट आंसर क्या निकला बताओ सूरज? है इसका राइट आंसर है 15 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। 99 का राइट आंसर क्या निकलेगा? ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी निकला। और किसी का कुछ नहीं? चलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट वन इज 100th है, पश्चिम निकला होगा ना, वेस्ट, तो वेस्ट सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 100 क्वेश्चन है, और आई होप आप लोग पेपर कर पा रहे हो। बस छुट्टी ज्यादा कर रहे हो, ये गलत बात है। छुट्टी अब कम कम रखना भाई, है ना।
बाकी कल हम लोग नए प्रश्न पत्र में मिलते हैं। सी यू देन टुमारो। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल। थैंक यू सो मच।